जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ख़ास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डबरा से विधायक सुरेश राजे जी से। सुरेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। कांग्रेस ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है और फिर से टिकट देकर आपको प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहना चाहिए? ये ईश्वर के साथ साथ अपने संगठन को, हाईकमान को, नीचे प्रदेश स्तर के संगठन के साथ साथ मेरा जो नीचे मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक, इस सभी को, जनता जनार्दन को दिल से धन्यवाद कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जनता, कार्यकर्ता जो लगातार सर्वे पार्टी लगातार करा रही थी और जो विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सर्वे कराया और उसमें भी जो मुझे बताया कि वहाँ से पास होकर निकले, और इसके बावजूद पार्टी संगठन का दिल से धन्यवाद जो मुझ पर पुनः भरोसा जताया। आप सर्वे की बात कर रहे हैं, किस तरह के सर्वे थे ये? क्योंकि कई चरणों में इनको किया गया था। हाँ, ये थोड़ा इस बार लगा कि वाकई में अगर इतना सब कुछ करने के बाद पार्टी करने लगे तो कई चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़े जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं, अच्छे मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने इतना फिल्टर किया है कि एक सर्वे, दूसरा सर्वे, फिर इसके बाद इन्होंने सर्वे कराया, फिर EICC से जो सर्वे हुआ उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस सर्वे में फिर वो फिल्टर होके जो गया है वो लाजवाब है। अच्छा, एक बार फिर से डबरा से जो भारतीय जनता पार्टी के आपके प्रत्याशी हैं, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी, वो एक बार फिर से इमरती देवी ही हैं। किस तरह से लेते हैं आप? क्योंकि सारी बातें वही हैं, सारे मुद्दे वही हैं, आपके सामने प्रतिद्वंदी वही हैं। नहीं, क्या लगता है आपको? थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि पिछली बार का चुनाव जो था वो एक्चुअल में वो जो चुनाव लड़ रही थी वो सरकार बनाने वाला चुनाव था। हमको 28 में से लगभग कम से कम 22 जीतना थी, तब हम सरकार बनाती, और उनको कम जीतने के बाद भी सरकार बन रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं जनता के मन में एक भ्रम चला गया। उन्होंने कहा कि ये बनेंगे तो विधायक बनेंगे, हम बनेंगे तो सरकार बनेगी, हम मंत्री बनेंगे, हम विकास कराएंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ा और इसलिए वो जीत का मार्जिन कम रहा। इस बार ठीक विपरीत उल्टा है। जनता के सामने, जनता को पता है, माननीय कमलनाथ जी को जनता जनार्दन आशीर्वाद देने जा रही है, मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। जब सरकार बनने जा रही है तो फिर सरकार का विधायक या विपक्ष का विधायक, उस समय ये मूलभूत अंतर था, इसलिए जीत का मार्जिन कम था। और पिछला चुनाव उपचुनाव होने के कारण पूरी की पूरी सरकार वहाँ लग गई, और उस समय सिंधिया जी का ग्लैमर एक अपने आप में ग्लैमर तब भी था, भले वो पार्टी से बगावत करके गए लेकिन उनका ग्लैमर उस समय तक था। लेकिन वर्तमान में जो लगातार 3 साल का जो घटनाक्रम घटा है उसमें तो कई चीज़ें बदल के रख दी हैं, और अब जो मुकाबला है वो सरकार का मुकाबला नहीं है, आमने सामने प्रत्याशियों का मुकाबला है, क्योंकि सबको अपने अपने प्राण बचाने की पड़ेगी। और एक कहावत है हमारे यहाँ, गाँव में पड़ी मरई तो अपनी अपनी परई, तो पहले अपने अपने प्राण बचाए ना, जब दूसरे के बचाने जाएंगे तो इसका लाभ हमको मिलेगा निश्चित रूप से। कांग्रेस ने जो 144 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है, बीजेपी उसको परिवारवाद का बड़ा एक एग्जाम्पल बता रही है, क्या कहें? देखिए, जहाँ तक अब बीजेपी के बारे में, या बीजेपी कुछ टीका टिप्पणी करती है कांग्रेस के बारे में, तो उनको तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। अब आप ऊपर से नीचे तक का परिवारवाद भाजपा में देखोगे तो भरा पड़ा है। वो आरोप लगाते हैं कांग्रेस के, कहाँ परिवारवाद नहीं है? वो देखे ना, अनुराग ठाकुर जी कौन है, विश्वास सारंग जी कौन है, आकाश विजयवर्गीय कौन है? अभी उनको टिकट मिला नहीं है। नहीं, अभी तो वर्तमान विधायक थे ना। मेरा जी कहना है कि ऐसी अनेक नजीरें हैं जो परिवारवाद की बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। भाई, योग्यता जिसमें होगी, इसमें परिवारवाद का आएगा, हम नहीं मानते। और ये मैं समझता हूँ कि एक डरी हुई, सहमी हुई भाजपा का ये सगुफा है। परिवारवाद, ये बात, जो जीतेगा वो चलेगा, कोई परिवारवाद और इससे मतलब नहीं। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जो आपसी कलह है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। इस्तीफों का दौर एकदम से शुरू हो गया, जो नाराज दावेदार थे वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी। ये राजनीति का स्वभाव है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये नगर पालिका से लेके विधानसभा, विधानसभा के लेके लोकसभा,
तक ये क्रम चलते रहते हैं। जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, आपको एक लंबे अंतराल के बाद एक चीज़ देखने को मिली होगी, मैं समझता हूँ आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे, कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी से पलायन करके लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, जिस कांग्रेस के बारे में मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये कहता था कि हम कांग्रेस विहीन, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो ये परिस्थिति है, ये बदलाव है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं कि कहाँ भगदड़ पड़ी है? कांग्रेस में तो कोई भगदड़ है नहीं। यहाँ कांग्रेस में ये हो सकता है, अगर 4 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो एक ही है, अगर उनमें से 3 में से एक आध नाराज हो जाए, पार्टी भी छोड़ दे, किसी और दल से टिकट ले आए, ये तो मैं मानता हूँ और ये चलने वाला क्रम है। आपने कहा कांग्रेस में बीजेपी के लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उनकी यही है कि टिकट मिल जाएगा और शायद सरकार बनती दिख रही है, इसलिए मलाई खाने का एक जो इच्छा रहती है सभी की। ये जी बिल्कुल 2 चीज़ें हैं। एक, क्योंकि जब से कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी भाजपा में शामिल हुए तो वहाँ एक नया वो बन गया, तो उससे वो लोग जो जिनके भविष्य के प्रति चिंतित थे, हमारा क्या होगा, उन्हें कांग्रेस में बेहतर भविष्य दिख रहा है। और कांग्रेस को जहाँ ऐसे प्रत्याशी, जहाँ हमको लगता है कि हम अपने कार्यकर्ता की दम पर ये सीट नहीं निकाल सकते और कोई बेहतर विकल्प कांग्रेस विचारधारा से जुड़ने आ रहा है और हम इस सीट को कभी जीते नहीं लंबे अंतराल के बाद, वहाँ अगर हम वो प्रत्याशी दे रहे हैं तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने कार्यकर्ता की जनभावना को दबाकर और उसके खिलाफ कोई अन्याय कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ अभी रिसेंटली जी, जिसमें कमलनाथ जो है वो दावेदार जिनको टिकट नहीं मिले हैं उनके लिए कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के जाकर कपड़े फाड़े, उनके कारण शायद उनको टिकट नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। तो इस तरह के वीडियोस जो वायरल होते दिख रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान कर सकते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आजकल ये मीडिया का एक ऐसा ज़माना है और डिजिटल ज़माने में हम और आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे क्या बोलना है ये मेरे ऊपर है। मेरे पे ये घड़ी है ना, मेरी खुद की है, इस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। बोलते समय ये तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जयचंद तो हर जगह रहे, हर युग में रहे। अब उनकी जो बातचीत का अंदाज रहता है, मैं बहुत कम समय से जुड़ा हूँ। 2018 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और 20 में मुझे नाथ साहब के और राजा साहब के करीब जाने का अवसर मिला। इन दोनों के संबंधों को मैंने जितने कम समय में समझा है और परखा है, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को पूरा जीवन लग जाएगा उन दोनों की उसको समझ नहीं पाएंगे। वो हाँ ये सोचते रहे कि राजा साहब और कमलनाथ जी में कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। ये 1 और 1 11 है, ये धर्मवीर की वो पुरानी जोड़ी है। मैं कह रहा हूँ यही तो पसीना छुटा रही है। ये जिस राजा साहब के बारे में कहते थे बंटा धार, या ना छवि खराब, जैसे राहुल जी की छवि खराब करने के लिए इतना सब कुछ तामझाम किया, ठीक उसी प्रकार राजा साहब की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ किया। लेकिन राजा साहब थे, जमीनी नेता थे और जमीनी हकीकत को समझने की परख है उन्हें। और इन दोनों नेताओं में इतनी अच्छी एकता है, एक दूसरे को समझने का इतना अच्छा वो है। भारतीय जनता पार्टी इसी से तो बौखलाई हुई है। यही चिंता भारतीय जनता इसी पे खुश है। कमलनाथ जी ने ये कह दिया, राजा साहब ने ये कह दिया, अरे इसकी चिंता छोड़ो। अमित शाह जी ने क्या कहा है, मोदी जी ने क्या कहा है, वसुंधरा जी ने क्या कहा है, रमन सिंह जी ने क्या कहा है। अगर ध्यान देना है तो इन चीज़ों पे दे। ये हमारा परिवार है, बहुत अच्छी तरीके से हमको हमारे कांग्रेस पार्टी को परिवार चलाना आता है। ये दोनों की जोड़ी सन 80 से है जो मेरी जानकारी में है। इसका मतलब आपके अनुसार तो ये है कि अंतरकलह नहीं है, नहीं। लेकिन फिर इस तरह की बात अगर सामने आ रही है, ये कहा गया है, तो किस उद्देश्य से कहा गया होगा? मैं समझता हूँ ये अंतरकलह नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो उनको लगा कि साहब मैं आपके करीब हूँ और मैं आपके करीब हूँ और किसी कारणवश किसी परिवेश में, अब एक उदाहरण ले लो ना आप, किसी ने कल्पना की थी, हमने कोई कल्पना नहीं की थी कि कक्का जी को, मतलब केपी सिंह कक्का जी को सीपरी भेज देंगे। अब वो गए हैं, भेजे हैं, अब ये पार्टी का एक हिस्सा है कि नहीं। अब इसको अगर कोई दूसरे उसमें ले जाए, ये उनके कहने का ये भावना दूसरी रही होगी। बाकी मुझे नहीं लगता इससे कहीं कोई, मैं कह रहा हूँ आपके सामने बैठ के,
परिणाम आएगा तब देखना। कांग्रेस कह रही है, हमारे लीडर कह रहे हैं 150 के पार, मैं कह रहा हूं मैं जनता के बीच हूं, जनता के बीच जा रहा हूं, जनता 150 के पार नहीं कुछ और कह रही है। आप देखना जब परिणाम आएगा तो मतलब कैसी कैसी सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी कि लगभग ध्यान हो आपको, एक 10 साल के शासनकाल के बाद 2003 में जब उमा भारती जी को बागडोर सौंपी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो भाजपा को उतनी कल्पना नहीं थी कि इतनी सीटें आएंगी। मैं आज फिर कह रहा हूं हमारे कांग्रेस संगठन को भी इसकी कल्पना नहीं है इतनी सीटें आने वाली है, जनता छप्पर फाड़ के देने वाली है, और इसलिए नहीं देने वाली, ऊब गई है भाजपा के हर तरीके को, उससे ऊब गई है, और इसलिए आप देखना बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ऊब गई है, लेकिन अभी जिस तरह से वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, इतनी घोषणाएं, इतने वादे, क्या वाकई ये इतनी ज़रूरत है इतने वादे करने की, खासकर तब जब भाजपा से ऊब चुकी है, आम जनता तय कर चुकी है शायद, आपको जिस तरह से लगता है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिताने के लिए बैठी हुई है, तो इतनी घोषणाएं, इतने वादे पूरे कर पाएगी कांग्रेस? देखिए सर, दो तरह के मामले हैं। एक लगभग 20 साल के कार्यकाल में 1.5 वर्ष का कार्यकाल छोड़ दें माननीय कमलनाथ जी का, तो पूरा शेष 18 साढ़े 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर लगभग 15-16 साल एक छत्र शासन किया शिवराज जी ने। अब अगर शिवराज जी को लाडली बहना की चिंता थी, शिवराज जी को बेरोजगार नौजवानों की चिंता थी, शिवराज जी को बिटिया की चिंता थी, शिवराज जी को किसान की चिंता थी, शिवराज जी को मजदूर की चिंता थी, तो इतना लंबा कार्यकाल उनको मिला करते। अब उन्होंने जो किया है 4 महीने 3 महीने पहले, वो ये है लालच देना, और कांग्रेस ने जो किया है वो पूरे 5 साल के लिए किया है, वो तात्कालिक नहीं किया। हमने 5 साल की पूरी कार्य योजना बना के किया है। हमने वचन पत्र लंबा चौड़ा अगर दिया है तो इसलिए दिया है कि सामने वाला अगर मान के चलो 2000 घोषणाएं कर रहा है, अगर हमने 200 की हैं तो सर 2000 के ऊपर 200 तो बहुत काफी कम अंतर है ना, करना तो पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो वो कहेंगे अरे आप तो बोल ही नहीं रहे हो तो करोगे कहां से, कुछ बोलो तो भाई। अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो हम पर ये आरोप आएगा अरे कांग्रेस में तो करेगी कब, इस पे बोलने की हिम्मत नहीं है। तो हमें 2200 घोषणाओं की जगह हमने 200 की है। हमें पूरा विश्वास है कमलनाथ जी के उस पर विश्वास है, विजन पर। वो जो की है उन्होंने पूरे 5 साल में जितनी की है लगभग सब पूरी करें और समय सीमा में पूरी करेंगे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा जी, उनका कहना है कि ये जो वचन पत्र है वो छल कपट झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है और प्रदेश की जनता जो है वो जानती है अच्छी तरह से, तो कांग्रेस के बरगलाने में नहीं आएगी। और जो आप योजनाओं की बात भी कर रहे हैं तो ये वो खुद भी कह रहे थे कि सारी योजनाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी घोषणाएं की उनको लागू किया। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है तो वो सारी बीजेपी की घोषणाओं को रिपीट कर रही है। देखिए साहब, जहाँ तक सवाल है तो योजनाएं कोई भी हो, इंदिरा आवास योजना को बदल के प्रधानमंत्री आवास नाम रखा गया, कोई आपत्ति नहीं। इंदिरा गृह ज्योति योजना को अटल ज्योति का नाम दिया गया, कोई आपत्ति नहीं। तो ये जो कहना है ना इनका, अब हमारे वचन पत्र के कुछ अंश लीक हो गए, अब जैसे भी हुए उन्हीं को चुरा के भाजपा अपना लेवल लगा रही है। अब देखिए भाजपा की कथनी और करनी में अंतर। अब पता नहीं प्रदेश अध्यक्ष जी भाजपा के कैसे कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी, कौन लाया इस योजना को, भोजन का अधिकार कौन लाया? राजीव जी लाए। राजीव जी ने तो कभी अपना थैले पे फोटो छपवाया नहीं। आप राशन भी दे रहे हो तो प्रधानमंत्री छपवा रहे हो। तो ये प्रचार का है ना? नहीं, ये मैं कह रहा हूं। अब अभी कहा कि इतनी घोषणाओं को पूरी कहां से करेंगे। एक विजन है कमलनाथ जी के पास, जो हमें लगता है सिर्फ जो प्रचार तंत्र पे जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने अनाप शनाप खर्च किया है, सिर्फ वो उसको खर्चे को रोक दें हम, तो मैं समझता हूं आधी घोषणा है। सिर्फ प्रचार तंत्र पे जितना पैसा बर्बाद किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसको रोक दें तो आज ही घोषणाएं तो अमल में कांग्रेस ऐसे ही ले आएगी। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। प्रबंधन कहाँ से होगा, प्रबंधन होगा। और कमलनाथ जी कितने बड़े प्रबंधकारी हैं, इसी से तो शिवराज जी और शिवराज जी की टीम और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और किससे घबराई हुई है? बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है
जो उनका प्रचार चल रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा की बात कर ली जाए तो वो भी समय से शुरू करके उन्होंने समाप्त कर ली। काफ़ी प्रचार भी चल रहा है, प्रधानमंत्री भी जगह जगह पहुंच चुके हैं, ग्वालियर आ चुके हैं, ग्वालियर के क्षेत्र की जनता से अपील कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है प्रचार में पिछड़ती दिख रही है। और वचन पत्र अभी जैसे आज जारी किया है, बावजूद इसके अभी कोई बड़ा प्रचारक, स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में उतरते नहीं दिखा है। एक प्रियंका गांधी की बात अगर कर लें तो मंडला में उनकी सभा जरूर हुई थी, ग्वालियर में भी काफ़ी समय हो चुका है। लेकिन आपको लगता नहीं कि बस कुछ समय बचा है, जो कुछ दिन बचे हैं शायद, जी जी, इसके चलते कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि प्रचार तंत्र का जो तरीका है, अब चूँकि भले कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्यों तक एक लंबे समय तक शासन किया हो, लेकिन ये वो कांग्रेस पार्टी है जो अपने कार्यालय जिला स्तर पे पूरे देश में नहीं बना पाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टार नुमा कार्यालय बना लिए। तो ये धनतंत्र की जो लूट की है, तो उससे जो प्रचार तंत्र को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। आप इस तरह प्रचार पर इतना पैसा पानी की तरह बहाओगे तो ये पैसा किसका है? ये जनता जनार्दन का ही पैसा है। और दिखावे के लिए भले कांग्रेस आपको पिछड़ती नजर आ रही हो, लेकिन जनता के दिलों तक, ग्रेस रूट तक, ग्रामीण परिवेश तक, शहर तक कांग्रेस पार्टी की जो जनभावना है वो पहुंच चुकी है। भले बड़े बड़े वो न हो, बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस न कर पाए, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। एक आपका कुछ समय पहले वीडियो वायरल हुआ था, आपकी छवि खराब करने का कुत्सित प्रयास जिसे कहा था आपने भी, क्या कुछ था वो? देखिए, मैंने कहा ना साहब, राजनीति में और राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, जिन लोगों को खुद के कर्म पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़े, चुनाव जीते, विधायक बने, मंत्री बने, उनको अपनी खुद के कर्म पर भरोसा नहीं है, तो इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स करके आप चुनाव जीतना चाहते हो, वो तो भगवान भोलेनाथ का शुक्र है, उन्हीं का चमत्कार है। मैं तो खैर खुद ही एक्चुअल में मैं आप सबके सामने मजबूती के साथ दिख जरूर रहा था कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन जिस तरह का षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया था, तो मैं दिन भर आप सबके बीच से निकल के रात में सोचता था कि हे बालाजी महाराज, हे बाबा भोलेनाथ, कुछ तो चमत्कार कर। और वो चमत्कार हुआ। षड्यंत्रकारी खुद ही अपने षड्यंत्र का शिकार हो गए। अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। चुनाव लड़ने की जगह वही डर्टी पॉलिटिक्स, कैसे किस केस में फंसाया जाए, कैसे अभी 16 मिनट का और दूसरा कोई एडिट वीडियो बना के वायरल किया जाए। अभी मेरे को धमकियाँ दी जा रही हैं कि बीच चुनाव में करेंगे, लेकिन मुझे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर भरोसा है। उस संविधान में जो कानून में शक्तियाँ प्रदत्त की हैं, उन कानून पर भरोसा है और ऊपर वाले की अदालत पर भरोसा है। और जिस कारण मैं यहाँ बैठा हूँ, उस जनता जनार्दन की अदालत पर भरोसा है कि ये सारी अदालतों से मैं बरी होकर निकलूँगा। और वो जो मैंने जांच में दिया है, समय रहते वो भी जांच में जब निकल के आएगा तो षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होगा, ये मेरा कहना है। हाँ, बल्कि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, नहीं होना चाहिए। भले वो झूठा था तब भी नहीं होना चाहिए। और भले अभी वर्तमान के परिवेश में मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता में वो छवि बिगाड़ने में सफल नहीं हुए। इसके लिए भी मैं जनता जनार्दन का दिल से धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से ईश्वर का धन्यवाद। और उसके बावजूद पार्टी संगठन ने इतना बड़ा भरोसा मेरे पे जताया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, प्रचार तो चलेगा ही, आप प्रचार करने जा ही रहे होंगे। अभी क्या जनता का रुख है? क्या लगता है आपको, कांग्रेस एक बार फिर से परचम फहराएगी, वापस लौटेगी, मैदान में वापस आएगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक जनता का सवाल है साहब, मैं जिस दिन से चुनाव जीते, आज मैंने चुनाव जीता है, मैंने अपना काम अगले दिन से शुरू कर दिया। मैंने कभी नहीं दिमाग में लाया कि अब 3 साल पड़े हैं। और जब मैं घर से निकलता हूँ तो आपको
ऐसा लगेगा कि अपने मुंह से किसी मियाँ मिट्टू की बात सुरेश राजे कर रहा है। घर से जब मैं निकलता हूँ तो रोज़ चुनाव लड़ने निकलता हूँ। मैं कभी इसकी चिंता नहीं की कि चुनाव कब आएगा। और 3 साल में मैंने कभी 3 दिन की छुट्टी अपने परिवार के लिए नहीं ली। बस या तो मैं सदन में भोपाल रहता हूँ जब क्षेत्र से बाहर रहता हूँ, या कभी मैं धार्मिक यात्रा पर गया। मैं, मेरा पूरा परिवार ईश्वरवादी है, हमारी आस्था है ईश्वर में। और कई लोग हमारे परिवार पर मेरे पे आरोप लगाते हैं कि ये आडंबर है। उनकी नज़र में वो आडंबर होगा, मेरी नज़र में वो आस्था का केंद्र है। और शायद उसकी प्रभु की कृपा से तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो आप उम्मीद तो करते होंगे कि आपको कोई मंत्री पद मिले, और अगर बाई चांस मिलता है, इसके लिए आपसे कहा जाता है, तो आपका फेवरेट पोर्टफोलियो क्या होगा? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा फेवरेट पोर्टफोलियो ये है, मेरी पार्टी ने मेरे पे जो भरोसा जताया है, मेरे लिए किसी मंत्री पद से कहीं ज़्यादा ऊपर है। और जो जिम्मेवारी पार्टी में मिलेगी, जिस तरह की जिम्मेवारी मिलेगी, जब पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ ये सुरेश राजे एक कार्यकर्ता के रूप में खड़ा नजर आएगा। यही मेरी बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, जिन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।